हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है? तैयारी अच्छी चल रही है? नहीं चल रही है तो स्टेप अप एकेडमी को फॉलो करते रहें और कोर्स कंप्लीट करते जाइए, सिलेबस कंप्लीट करते जाइए और एग्ज़ाम अच्छे से दे दीजिए। और क्या टेंशन है ही क्या लाइफ में इसके अलावा, अभी स्टूडेंट्स की लाइफ में कि एग्ज़ाम देना है, अच्छे से देना है, अच्छे मार्क्स लेके आना है। और फिर ना, जैसे कि ये बहुत ही खुश हैं, ओ माय गॉड, एक सेकेंड, ये बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि आप लोग इतने अच्छे से सुन रहे हैं और आपका स्वागत कर रहे हैं स्टेप अप एकेडमी पर। तो बात कुछ ऐसी है कि टेंशन ना डिपेंड करती है स्टूडेंट्स पे। कैसे? कुछ स्टूडेंट्स की टेंशन क्या होगी कि यार मुझे तो ना इस बार टॉप करना ही है, इस बार मैं, जो मेरा फ्रेंड है जो हर बार फर्स्ट आ रहा है उसको पीछे करके मैं ही फर्स्ट आऊँगा इस बार, तो ठीक है ना। और फिर टेंशन क्या होती है, अरे एवरेज नंबर ही आ जाए यार, 60-70% आ जाए, हम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और एक ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें तो बस पास होना है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बात बस इतनी सी है कि आप लोग का जो भी मोटिव है, टारगेट है कि कितना पास होना है, कैसे मार्क्स लेके आने हैं, वो तो आपका है ही। बट अगर आप फॉलो करते रहेंगे स्टेप अप एकेडमी को तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से फॉलो करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स जितने भी हैं सिलेबस में वो कंप्लीट कर लीजिए। तो आ जाइए जल्दी से और देखते हैं आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ प्लांट डेवलपमेंट। ये वन शॉट वीडियो है, मतलब ये है कि ये चैप्टर का पूरा रिवीजन आपको आज ही एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा और विथ मतलब जो रिवीजन है वो प्रैक्टिस के साथ रहेगा। यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी कि कैसे ग्राफ्स बनाने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं और किस तरीके से थ्योरी को प्रैक्टिकल वे में समझ के याद करना है, ठीक है। पैराग्राफ देख के, रीड करके और याद नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है। बस ये करना है कि जैसा मैं समझा रही हूँ चीज़ों को वैसे समझिए और फिर अपने वर्ड्स में लिखिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो आ जाओ, देर ना करो और स्टार्ट करेंगे हम क्या, प्लांट डेवलपमेंट। सबसे पहले यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखने वाले हैं, आइए। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है, स्टील की बात की गई है उड़ीसा से रिलेट करके, कि जैसे ही देखा गया कि ग्लोबल डिमांड इंक्रीज हुई स्टील की, ठीक है। तो जो उड़ीसा है, जो कि एक लार्जेस्ट रिजर्व है ऑफ अनटैप्ड आयरन ओर का कंट्री में, इसे देखा गया एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, क्या हुआ यहाँ पे, स्टील की डिमांड जो थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। अब हमने देखा कि हमारे यहाँ पे उड़ीसा में किस चीज़ का ये हब है, या फिर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रिजर्व किसके हैं, अनटैप्ड आयरन ओर के। तो लार्जेस्ट रिजर्व यहाँ पे हमने देखे, मतलब हमको ये पता है कि यहाँ पे है आयरन ओर के, और कहाँ पे, कंट्री में, इन द कंट्री। इस वजह से क्या देखा गया, एक सेकंड, कंट्री क्या हो गया है भैया, हाँ ठीक है। और फिर इस बेसिस पे ये देखा गया कि ये इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन जाएगा किस चीज़ का, इन्वेस्टमेंट का। यहाँ से शुरुआत होती है कुछ इस चैप्टर की, प्लांट डेवलपमेंट की, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं समझने के लिए, और फिर अपने वर्ड्स में आंसर जब भी फ्रेम करना हो तो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की एक इमेज हमने यहाँ पे पेस्ट की हुई है। तो इसे ऐसे समझो कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, होप्स टू कैश इन ऑन दिस अनप्रेसिडेंटेड डिमांड फॉर आयरन ओर, और फिर एमओयू साइन कर लेती है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक स्टील मेकर्स के साथ, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का कुछ ऐसा यहाँ पे वर्क होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का मानना ऐसा है कि जैसे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जैसे डिमांड बढ़ रही है तो सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी, तो इसी के साथ एक नेसेसरी जो कैपिटल है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये प्रोवाइड करेगा अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो आप लोग कुछ इस तरीके से खुश हो जाएंगे कि वाह यार जॉब मिल गई। तो इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट ये भी ध्यान में रखती है
कि किसी भी चीज़ की डिमांड बड़ी है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा हो रहा है तो लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कहीं ना कहीं तक जनरेट हो जाएंगी। अब अगर हम आयरन ओर की बात करें तो जो आयरन ओर रिसोर्सेज हैं ये कहाँ पे मेनली हमें देखने को मिलते हैं, तो मोस्ट अंडर डेवलप्ड या फिर प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट में। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ ट्राइबल पीपल हैं, तो इसी तरीके से ये यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि आयरन और जो रिसोर्सेज है कहाँ पे मिलेंगे, अंडर डेवलप्ड और प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट में। अब जब यहाँ पे आयरन ओर है तो कुछ अफेक्ट तो ट्राइबल पीपल को भी होगा और कुछ रिफ्लेक्ट अब वो भी करेंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको ये डर है कि अगर इंडस्ट्रीज आप हमारे एरिया में ले आएंगे, अब हमारे यहाँ आयरन हो रहा है और आप इंडस्ट्रीज सेटअप कर देंगे, मतलब हमें हमारे होम से, घरों से और लाइवलीहुड से डिस्प्लेस्ड होना पड़ेगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज वुड मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम एंड लाइवलीहुड। और इन्वायरमेंटलिस्ट का क्या डर है? डर तो देखो सबको लगता है, जब भी कोई चीज़ सेटअप होती है, स्टैब्लिश होती है, तो उसे क्रिटिकली एनालाइज किया जाता है। कुछ उसके एडवांटेजेस देखते हैं, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस हम देखते हैं। तो इस बेसिस पे यहाँ पे ये देखा गया कि स्टील की जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि इसे इन्वेस्टमेंट हब बना सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो जाएंगी। बट जिस एरिया में ये चीज़ें हमने देखी तो वहाँ पे ट्राइबल पीपल का एक डर था कि अगर इंडस्ट्री सेटअप हो गई तो हमें हमारे यहाँ से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। इन्वायरमेंटलिस्ट को डर क्या था कि अगर माइनिंग और इंडस्ट्री जो आप सेटअप कर रहे हो ये पॉल्यूट करेगी किसे? इन्वायरमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना ऐसा था कि अगर इंडस्ट्री को अलाउ नहीं किया जाता है, इफ द इंडस्ट्री इज नॉट अलाउड, इट वुड सेट अ बैड एग्जाम्पल एंड डिस्करेज इन्वेस्टमेंट्स इन द कंट्री। और गवर्नमेंट यहाँ पे ये सोच रही है कि अगर इंडस्ट्री को अलाउ नहीं किया गया सेटअप करने के लिए तो जो ये एक तरीके से बैड एग्जाम्पल होगा, बहुत खराब उदाहरण होगा और डिस्करेज करेगा इन्वेस्टमेंट्स को इन द कंट्री में। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ ठीक। अब देखो ये जो हम क्वेश्चंस देख रहे हैं एक तरीके से जो पूछ भी रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो क्या एक्चुअल में होना चाहिए? कैन यू आइडेंटिफाई द वेरियस इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस केस? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेरियस इंटरेस्ट जो इस केस में इन्वॉल्व हैं? इसमें की पॉइंट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट क्या है, सबसे पहले तो ये भी समझना ज़रूरी है। और क्या ऐसे कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जिसपे सभी लोग एग्री हो जाएंगे, मतलब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी, ट्राइबल पीपल भी, एनवायरमेंटलिस्ट भी, गवर्नमेंट भी, और पूरी कंट्री में अगर मतलब जो भी इस चीज़ से रिलेट होना चाह रहा है, रिलेटेड है, तो क्या एग्री होंगे? ठीक है, तो ऐसी कॉमन चीज़ें कौन सी हैं? कैन दिस इशू बी रिजॉल्व इन अ वे विच सेटिस्फाई ऑल द वेरियस इंटरेस्ट? या फिर इस इशू को क्या ऐसे रिजॉल्व किया जा सकता है जिसमें ये क्या करे, सेटिस्फाई करे ऑल दी वेरियस इंटरेस्ट को, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाए, ट्राइबल पीपल भी अफेक्ट ना हो, एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट ना हो, इस तरीके की ये सारी चीज़ों को क्या रिजॉल्व किया जा सकता है, वेरियस जो इंटरेस्ट हैं सभी के। और जैसे ही आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या होगा, यू वुड फाइंड योरसेल्फ फेसिंग येट बिगर क्वेश्चंस, और इससे भी कुछ बड़े क्वेश्चंस आप फेस कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट डज ओडिशा नीड? ठीक है, उसके बाद इंडीड हुज नीड कैन बी कॉल्ड ओडिशाज नीड। सबसे पहले तो बात ये आती है कि कैसा नीड, मतलब कैसा डेवलपमेंट ओडिशा को ज़रूरी है, और उसी के साथ इंडीड किसकी नीड को हम ओडिशा की नीड कहेंगे, हुज नीड कैन बी कॉल्ड ओडिशाज नीड। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को इन क्वेश्चंस के आंसर देखने के लिए यहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे। जैसे सबसे पहले है पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। ठीक है, इसमें समझो दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड बाय एन एक्सपर्ट। कोई एक्सपर्ट इसका आंसर नहीं दे सकता है। क्या कहेगा कि यहाँ देख लो ट्राइबल अफेक्ट ना हो, तो कैसे अफेक्ट ना हो, आंसर तो हमें सॉल्यूशन के साथ चाहिए है ना। ठीक है, तो इस काइंड के जो डिसीजंस हैं, डिसीजंस ऑफ दिस काइंड, ये इन्वॉल्व करते हैं कि एक सोशल ग्रुप के वेटेज हम देखते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट का वेटेज अगेंस्ट अनदर, प्रेजेंट जनरेशन अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन। ऐसे समझो एक सोशल ग्रुप है, अब हम एक व्यक्ति, एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट देखेंगे या फिर एक पूरे सोशल ग्रुप का?
तो ये वेटेज की बात कर रहे हैं कि जिस पे ज़्यादा वेटेज है, एक तो उस तरफ हमारा इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा अगेंस्ट अनदर, और प्रेजेंट जनरेशन अगेंस्ट फ्यूचर जनरेशन, आज की जनरेशन और अगेंस्ट किसके, फ्यूचर जनरेशन के। डेमोक्रेसी में ऐसे मेजर डिसीजन जो लिए जाते हैं वो क्या होंगे, शुड बी टेकन और एटलीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल देमसेल्व्स। डेमोक्रेसी है मतलब कि पीपल्स का पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है और अकाउंटेबिलिटी के साथ होना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि जब इस तरीके के डिसीजंस लिए जाएं तब लोगों का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उनके द्वारा ये डिसीजंस लिए जाने चाहिए और एटलीस्ट अप्रूव्ड होने चाहिए बाय द पीपल देमसेल्व्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एडवाइस लेना एक्सपर्ट्स से, माइनिंग पर, एनवायरमेंटलिस्ट से और इकोनॉमिस्ट से। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एक्सपर्ट्स आएंगे, ये सोचेंगे सारी चीज़ें और बताएंगे कि ठीक है क्या डिसीजंस एक्चुअल में लेना चाहिए। येट जो फाइनल डिसीजन होगा, अब उड़ीसा में अगर इन्वेस्टमेंट होगा तो फ़ायदा किसका होगा, एक तरीके से अगर हम देखें तो पॉलिटिकल वे में ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग होगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं येट जो फाइनल डिसीजन है, येट द फाइनल डिसीजन ये पॉलिटिकल डिसीजन होना चाहिए जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स ले, जो कि टच में है विद द फीलिंग्स ऑफ द पीपल। अब अगर हम देखें, हम देखते हैं कि ये लोगों को ध्यान में रखते हुए तो ज़्यादातर डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, अपने इंटरेस्ट में ही लिए जाते हैं, बट स्टिल यहाँ पे ये समझाना चाह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डिसीजन है, ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स में कौन है यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल है। तो जो रिप्रेजेंटेशन है उन्हें पता होगा कि लोग क्या चाहते हैं और उस बेसिस पे ये डिसीजन ले सकते हैं, तो इन्हें ही लेना चाहिए डिसीजन। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी कंट्री को एक सीरियस मेजर मतलब काफ़ी सारे सीरियस डिसीजंस लेने पड़े, बट अगर हम देखें Each of these decisions could not be made independent of other such decisions। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हर एक जो ये डिसीजन है इसे इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते थे ऑफ अदर सच डिसीजंस के साथ। ये सभी डिसीजंस कैसे थे, बाउंड टुगेदर थे, एक साथ बाउंडेड थे बाय अ शेयर्ड विजन और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एक मॉडल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इसलिए सारे डिसीजंस कैसे थे, एक साथ थे। Almost everyone agreed that the development of India should mean both economic growth and social and economic justice। और सभी लोग इस बात पे एग्री होते हैं कि जो इंडिया का डेवलपमेंट है उसका मतलब ये होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और इसी के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी हो। यहाँ पे ये भी एग्री किया गया दैट दिस मैटर कैन नॉट बी लेफ्ट टू बिजनेसमैन, और ये जो मैटर है ये बिजनेसमैन पे लेफ्ट मतलब छोड़ा नहीं जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट पे भी नहीं, और फार्मर्स देमसेल्व्स और फार्मर्स पे भी नहीं। दैट द गवर्नमेंट शुड प्ले अ की रोल इन दिस। तो इसमें गवर्नमेंट का की रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, There was disagreement, however, on the kind of role that the government must play in ensuring growth with justice। और यहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट रहे हैं किस चीज़ पे, कि कैसा रोल होगा गवर्नमेंट का जो कि ये प्ले करेगी ग्रोथ विथ जस्टिस इंश्योर करने के लिए। और कुछ इस तरीके से अगर देखें तो हो सकता है एक तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाए गवर्नमेंट का। तो यहाँ पे यही हम बताना चाह रहे हैं कि हम इन मैटर्स पे जो डिसीजन लेना था वो किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या फार्मर्स पे भी नहीं छोड़ सकते थे। गवर्नमेंट का की रोल प्ले करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और डिसएग्रीमेंट हाउएवर किस चीज़ पे रहा, कि जो एक तरीका था रोल ऑफ गवर्नमेंट का वो कैसे, द काइंड ऑफ रोल दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्ले इन एंश्योरिंग ग्रोथ विथ जस्टिस। Was it necessary to have a centralized institution to plan for the entire country? क्या ये बहुत ज़रूरी था कि centralized institution प्लान मतलब पूरी कंट्री के एंटायर कंट्री के लिए प्लान किया जाना चाहिए, या फिर centralized institution होना चाहिए टू प्लान फॉर द एंटायर कंट्री के प्लान के लिए क्या centralized institution होना चाहिए? क्या गवर्नमेंट खुद से रन करे कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ बिजनेसेस को, और कितना ज़्यादा ज़रूरी था किस चीज़ के लिए, वॉज टू बी अटैच्ड टू द, हाउ मच इम्पॉर्टेंस वॉज टू बी अटैच्ड टू द नीड्स ऑफ जस्टिस इफ इट डिफर्ड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ।
और कितना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि अगर रिक्वायरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और जस्टिस आमने सामने आ जाएं तो हम एक तरीके से जस्टिस को कितना ज़्यादा अटैच करेंगे, कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी जस्टिस की। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ रहा था, ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड कॉन्टेस्टेशन विच हैज़ कंटिन्यूड एवर सिंस, और ये हर एक क्वेश्चंस एक कॉन्टेस्ट तरीके ही इन्वॉल्व करता था जो अभी भी कंटिन्यू हो ही रहा है, और हर एक डिसीजन में पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस थे। बहुत से ये जो इश्यूज थे ये इन्वॉल्व थे पॉलिटिकल जजमेंट में, और इनमें रिक्वायरमेंट थी कंसल्टेशंस की अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अप्रूवल ऑफ द पब्लिक। मतलब यहाँ पे हम तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो देख रहे हैं, अगर आप समझे तो सबसे पहले ये जो इश्यूज थे ये इन्वॉल्व कर रहे थे क्या, पॉलिटिकल जजमेंट को, ठीक है, कंसल्टेशंस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज और अप्रूवल ऑफ द पब्लिक। मतलब जजमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड अप्रूवल ऑफ द पब्लिक, ये तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी इन्वॉल्व होने में, इन इश्यूज में इन्वॉल्व थी। दैट इज़ वाई वी नीड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, और इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट का पढ़ना, जो कि पार्ट है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया का। अब हम आ जाते हैं आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट पे। ठीक है, वेरी ऑफन दिस कॉन्टेस्टेशन इन्वॉल्व्स द वेरी आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। अगर हम उड़ीसा के एग्जाम्पल की बात करें तो ये हमें ये बताता है कि ये इनफ नहीं है ये कहना कि हर एक व्यक्ति डेवलपमेंट चाहता है। ठीक है, डेवलपमेंट के सबके अपने अपने डिफरेंट मीनिंग्स हैं फॉर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। ठीक है, डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग्स। डेवलपमेंट का मतलब डिफरेंट थिंग्स हो सकता है। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जो प्लान कर रहे हैं स्टील प्लांट बनाने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज प्लानिंग टू सेट अप अ स्टील प्लांट, टू एन अर्बन कंज्यूमर ऑफ स्टील एंड टू द आदिवासी हु लिव्स इन दैट रीजन। तो इन सब के अपने अपने डिफरेंट क्या होंगी डेवलपमेंट की थिंग, मानना होगा उनका कि डेवलपमेंट एक्चुअल में क्या है। तो अगर कोई भी डिस्कशन होता है डेवलपमेंट पे, ये बाउंडेड है कि कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगे, कन्फ्लिक्ट्स आएंगे और डिबेट्स होंगे। जो अगर हम फर्स्ट डिकेड की बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो इसने विटनेस किए अ लॉट ऑफ डिबेट अराउंड दिस क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आसपास काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स चलते रहे। फिर ये कॉमन था एज इट इज़ इवन नाउ फॉर पीपल टू रिफर टू द वेस्ट एज द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। Development was about becoming more modern and modern was about becoming more like the industrialized countries of the West। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था इवन नाउ कि जो पीपल हैं वेस्ट की तरफ जाएं, किस चीज़ के लिए, स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या बनता जा रहा था, मॉडर्न और ज़्यादा, और मॉडर्न मतलब यहाँ पे क्या था, बिकमिंग लाइक और ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ की तरह बन जाए, जैसे कि वेस्ट की इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ ऑफ द वेस्ट। अब इस तरीके से कॉमन पीपल और एक्सपर्ट्स दोनों ही सोचते थे। यहाँ पे ये बिलीव किया गया कि हर एक कंट्री प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन के थ्रू जाएगी एज इन द वेस्ट, जिसमें इन्वॉल्व रहेगा ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन होगी इसके कारण कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स का ब्रेकडाउन होगा, और क्या इंक्रीज होगा, राइज इन कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म। ठीक है, ये देखो रेड पे रेड दिख रहा है यार, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, मॉडर्नाइजेशन वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द आइडियाज ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी। मॉडर्नाइजेशन और किन चीज़ों से एसोसिएटेड था, तो जो आइडियाज ऑफ ग्रोथ है, मटेरियल प्रोग्रेस है, या फिर साइंटिफिक रैशनैलिटी है। ये जो काइंड ऑफ आइडिया ऑफ डेवलपमेंट था ये अलाउ करता था हर एक पर्सन को टू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज, और मतलब कि हर एक डिफरेंट कंट्रीज के बारे में बात कर सकें जो कि है एज डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड। On the eve of independence, India had before it two models of modern development.
जब इंडिपेंडेंस हमें जिस दिन मिलती है उस टाइम की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास दो मॉडल थे मॉडर्न डेवलपमेंट के। और ये कौन से दो मॉडल थे अगर हम देखें तो मॉडर्न डेवलपमेंट में, ये अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, मॉडर्न डेवलपमेंट में हमने क्या देखा, ऐसे जो दो मॉडल थे, सबसे पहला तो है लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल, ठीक है, तो लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल जो कि था एज इन मच ऑफ यूरोप एंड द यूएस, एंड द सोशलिस्ट मॉडल, और दूसरा कौन सा है, सोशलिस्ट मॉडल, जो कि कहाँ पे था, यूएसएसआर में, ठीक है, और ये यूरोप एंड यूएस में, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये दो मॉडर्न डेवलपमेंट एक तरीके से मॉडल डेवलपमेंट थे, टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, जिसमें हमने देखा पहला लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल जो सबसे ज़्यादा यूरोप और यूएस में था, और सोशलिस्ट मॉडल दैट वाज इन द यूएसएसआर। तो ये दो चीज़ें फॉलो कर सकते थे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हमने इससे पहले स्टडी कर चुके हैं क्या, टू आइडियोलॉजीज और कोल्ड वॉर के बारे में हमने पढ़ा बिटवीन द टू सुपर पावर्स। अब बात अगर हम इंडिया की करें तो देयर वर मैनी इन इंडिया देन हु वर डीपली इम्प्रेस्ड बाय द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, और बहुत से लोग ऐसे थे इंडिया में जो बहुत ज़्यादा डीपली इम्प्रेस्ड थे सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से, जो कि था सोशलिस्ट मॉडल। दीज इंक्लूडेड नॉट just the leaders of the Communist Party of India, but also those of the Socialist Party and leaders like Nehru within the Congress। अब ये कौन कौन इंक्लूडेड था इस चीज़ में, ये जो इन्फ्लुएंस थे मॉडल की तरफ, तो वो थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो लीडर्स हैं वही लोग नहीं, बट सोशलिस्ट पार्टी भी, और लीडर्स लाइक जो नेहरू जी थे विद इन दी कांग्रेस। कुछ थे फ्यू सपोर्टर्स किसके, अमेरिकन स्टाइल कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट के। This reflected a broad consensus that had developed during the national movement। और एक ये तरीके से सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया था इस चीज़ ने, ब्रॉड कॉन्सेंसस, जो कि डेवलप्ड हुआ था ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। नेशनलिस्ट लीडर जो थे वो क्लियर थे कि जो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं गवर्नमेंट की ऑफ फ्री इंडिया would have to be different from the narrowly defined commercial functions of the colonial government। मतलब कि जो नेशनलिस्ट लीडर हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल मतलब ये क्लियर थे कि इकोनॉमिक कंसर्न्स कैसा होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया का, और डिफरेंट होगा किस चीज़ से, जो कि पहले अगर हम देखें कॉलोनियल गवर्नमेंट में नैरोली डिफाइंड कमर्शियल फंक्शंस जिस तरीके से थे ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब मोरोवर यहाँ पे ये क्लियर हो चुका था कि जो टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन और सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो प्राइमरली देखे जाएंगे एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, और इन पे डिबेट्स भी चले। कुछ फॉर सम इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम टू बी द प्रेफर्ड पाथ, बट कुछ लोगों का क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रेफर्ड पाथ होना चाहिए, और बाकी लोगों के लिए एग्रीकल्चर और पर्टिकुलर एलिविएशन ऑफ रूरल पॉवर्टी जो है वो प्रायोरिटी थी, वॉज दी प्रायोरिटी। अब हम आते हैं प्लानिंग पर कि किस तरीके से प्लानिंग यहाँ पे हम देखेंगे हुई है। डिस्पाइट दी वेरियस डिफरेंसेस देयर वाज अ कंसेंसस ऑन वन पॉइंट। बहुत सारे डिफरेंस पॉइंट के बाद भी एक पॉइंट पे जो फोकस कर रहे थे कि जो डेवलपमेंट है वो प्राइवेट एक्टर्स को नहीं दिया जाएगा, ठीक है, दैट देयर वाज द नीड फॉर द गवर्नमेंट की नीड होगी, कैसी मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट की ज़रूरत होगी डेवलप करने के लिए, डिज़ाइन या फिर प्लान करने के लिए, क्या, फॉर डेवलपमेंट। इनफैक्ट जो आइडिया ऑफ प्लानिंग था एज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी, ये एक गुड आइडियल ऑफ पब्लिक सपोर्ट अर्न करता है 1940s और 50s में ओवर दी वर्ल्ड में, ठीक है। जो एक्सपीरियंस रहा है, द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप, जो इस तरीके का एक डिप्रेशन था यूरोप में, द इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी, जो इंटर वॉर रिकंस्ट्रक्शन था जापान और जर्मनी का, और मोस्ट ऑफ ऑल दी spectacular economic growth against heavy odds in the Soviet Union in the 1930s एंड 1940s, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया था इस कॉन्सेंसस पर।
दस जो प्लानिंग कमीशन एक सडन इन्वेंशन नहीं था, ठीक है। ऐसे समझो कि पहले से ही चाह रहे थे कि एक प्लानिंग हो जिसमें रिस्पॉन्सिबल प्राइवेट सेक्टर्स ना हो या प्राइवेट एक्टर्स ना हो, मतलब जो प्राइवेट से रिलेटेड ज़्यादा हैं, गवर्नमेंट इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल या की रोल प्ले करे। इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है हिस्ट्री में। हम कॉमनली एज्यूम करते हैं कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट और बिग बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, ये एवर्स होते हैं टू आइडियाज़ ऑफ प्लानिंग। ये सीख करते हैं ओपन इकोनॉमी बिना किसी स्टेट कंट्रोल में इन द फ्लो ऑफ कैपिटल। बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्कुल कोई बाउंड्रीज चाहते ही नहीं है, वो तो चाहते एकदम फ्री ओपन इकोनॉमी हो ताकि हमारा फ्लो ऑफ कैपिटल सबसे अच्छा चले और स्टेट कंट्रोल हो ही नहीं इन द फ्लो ऑफ कैपिटल। That was not what happened here. Rather, a section of the big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. But यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होता है कि जो big industrialist होते हैं वो एक साथ आते हैं 1944 में और एक joint proposal लेके आते हैं for setting up a planned economy in the country, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये लोग स्टार्ट करना चाहते हैं चीज़ों को और इसे कहा गया बॉम्बे प्लान। 1944 में लेके आए हैं। द बॉम्बे प्लान वांटेड द स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे बॉम्बे प्लान चाहता था कि स्टेट मेजर इनिशिएटिव्स ले इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स में, और इसलिए लेफ्ट टू राइट जो प्लानिंग थी डेवलपमेंट की वो मोस्ट ऑब्वियस चॉइस थी कंट्री की आफ्टर इंडिपेंडेंस। और बहुत जल्दी इंडिया, मतलब जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट बनता है, प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हो जाता है और इसके चेयरपर्सन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और सेंट्रल मशीनरी बन गया प्लानिंग कमीशन, जो डिसाइड करता था कि क्या पाथ होगा और कैसी स्ट्रेटेजी होगी जो इंडिया अडॉप्ट करे फॉर दी डेवलपमेंट या फिर फॉर इट्स डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे अर्ली इनिशिएटिव्स की। द अर्ली इनिशिएटिव्स, इससे पहले कौन से इनिशिएटिव्स थे? अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो एज इन द यूएसएसआर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 5 ईयर प्लान्स। यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स हमने एज यूएसएसआर की तरह ही यहाँ पे अडॉप्ट किया। आइडिया बहुत सिंपल था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रिपेयर किया डॉक्यूमेंट जिसमें प्लान होगा सभी इनकम और एक्सपेंडिचर का फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। अकॉर्डिंगली जो बजट होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। एक तो नॉन प्लान्ड बजट होगा जो रूटीन आइटम्स पे स्पेंड करेंगे ऑन अ ईयरली बेसिस, और एक प्लान बजट होगा जो ऑन अ 5 ईयर बेसिस पे हम स्पेंड करेंगे एज पर द प्रायोरिटीज फिक्स्ड बाय द प्लान। ऐसे समझो जैसे घर में अगर हम बात करें, जो भी घर के आपके हेड हैं, जो कैशियर हैं, ऐसे समझ लो, जो पूरा खर्चा देखते हैं, तो क्या कहते हैं कि इतना पैसा हम रखेंगे, ये डेली के खर्चे का ठीक है चलता रहेगा, ये प्लान नहीं है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती तो हम इसे नॉन प्लानिंग के थ्रू रखेंगे, और कुछ पैसा हम सेव करके रखते हैं कि ये हमें इतने टाइम के लिए इस तरीके से यूज़ करना है। सेम चीज़ यहाँ पे भी कही गई या की गई कि जो बजट होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, ये 2 पार्ट में होगा। एक नॉन प्लान बजट होगा जिसे हम स्पेंड करेंगे रूटीन आइटम्स पे, और एक प्लान बजट होगा जिसे हम स्पेंड करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। 5 ईयर प्लान में क्या एडवांटेज था? तो 5 ईयर प्लान हैज़ द एडवांटेज ऑफ परमिटिंग द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन द लार्जर पिक्चर एंड मेक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। तो इस तरीके से का ये एडवांटेज था और इसे देख के सभी बहुत खुश होते हैं एक्चुअल में कि जो एडवांटेज है परमिटिंग द गवर्नमेंट टू फोकस ऑन द लार्जेस्ट पिक्चर एंड मेक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। जो ड्राफ्ट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का और जो एक्चुअल प्लान आता है डॉक्यूमेंट का, एंड देन दी एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट, ये रिलीज होता है दिसंबर 1951 में, और ये जनरेट करता है लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। इस तरीके से सभी को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है पूरी कंट्री में। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, चाहे एकेडमिक्स हों, जर्नलिस्ट हों, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, पॉलिटिशियंस, ये सभी लोग क्या करते हैं? डिस्कस्ड एंड डिबेटेड द डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंसिवली, और बहुत अच्छे से ये डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं? एक्सटेंसिवली डिस्कस करते हैं और डिबेट करते हैं। जो एक्साइटमेंट थी प्लानिंग के साथ, ये अपनी पीक पर आती है कब? जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आता है 1956 में और कंटिन्यूड होता है till the third 5 year plan that was in 1961.
फोर्थ प्लान, द फोर्थ प्लान वाज ड्यू टू स्टार्ट इन 1966। 1966 में फोर्थ प्लान स्टार्ट होता है और इस टाइम पे जो नोवेल्टी थी प्लानिंग की वो डिक्लाइन होती जाती है, कम होती जाती है कंसिडरेबली, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया फेस कर रहा था क्या, एक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस को। गवर्नमेंट फिर डिसाइड करते हैं कि एक काम करते हैं, प्लान हॉलीडे ले लेते हैं, थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं। Though many criticism emerged both about the process and priorities of these plans, और बहुत से criticism emerge होते हैं उस टाइम पे कि प्रोसेस और जो प्रायोरिटीज हैं इस प्लान की, इन सारी चीज़ों पे, और जो फाउंडेशन होता है इकोनॉमिक, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो फर्मली प्लेस किया जाता है इसके बाद। ठीक है, तो द फर्स्ट 5 ईयर प्लान की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला है वो कब से कब तक था, 1951 से 56 तक। ये क्या करना, मतलब मेन इनका फोकस क्या रहता है, गेट द कंट्रीज इकोनॉमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, इससे पॉवर्टी के साइकिल से ऊपर आना चाहते थे। के.एन. राज जो कि एक यंग इकोनॉमिस्ट थे, ये इन्वॉल्व थे प्लान को ड्राफ्ट करने में और ये आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया क्या करे, इंडिया शुड हेस्टेन स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स, फर्स्ट 2 डिकेड्स के लिए स्लोली हेस्टेन करे एज अ फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट माइट एंडेंजर डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर फास्ट रेट ऑफ डेवलपमेंट रहेगा तो क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को एंडेंजर कर सकता है। अब जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था इसने क्या एड्रेस किया, मेनली एग्रेरियन सेक्टर, जिसमें इंक्लूड किए थे डैम्स और इरिगेशन को। एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था वो सबसे ज़्यादा हिट होता है, हिट हार्डेस्ट बाय द पार्टीशन, और फिर इसमें यहाँ पे अर्जेंट अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एंड नीडेड पार्टीशन एंड नीडेड अर्जेंट अटेंशन। ह्यूज एलोकेशंस किए गए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे था भाखरा नांगल डैम। ठीक है, द प्लान आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री। ये जो प्लान था इसने क्या आइडेंटिफाई किया कि किस तरीके से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कंट्री में, एज द प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल रहेगा एग्रीकल्चरल ग्रोथ के वे में, और ये फोकस करते हैं लैंड रिफॉर्म्स में एज अ की टू दी कंट्रीज डेवलपमेंट, मतलब कंट्री के डेवलपमेंट में जो की पार्ट होगा वो क्या होगा, लैंड रिफॉर्म्स होगा। वन ऑफ द बेसिक एम जो था प्लानर्स का वो था कि लेवल ऑफ नेशनल इनकम को रेज किया जाए, और ये कब पॉसिबल होगा, ओनली इफ द पीपल सेव्ड मोर मनी देन दे स्पेंड, और अगर लोग पैसा ज़्यादा बचाएंगे और स्पेंड कम करेंगे तभी लेवल ऑफ नेशनल इनकम रेज हो सकता है। प्लानर्स का यही बेसिक एम था। एज द बेसिक लेवल ऑफ स्पेंडिंग वॉज वेरी लो इन 1950s, अगर हम बेसिक लेवल देखें स्पेंडिंग का 1950s में तो ये बहुत ज़्यादा कम था और इसे रिड्यूस्ड और ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया जा सकता था, इट कुड नॉट बी रिड्यूस्ड एनी मोर। तो फिर प्लानर्स ने क्या किया, प्लानर्स ने इसलिए कहा कि अब हम क्या कर सकते हैं, आपकी स्पेंडिंग को तो और कम कर नहीं सकते, इसलिए आप एक काम करो कि सेविंग्स को ऊपर कर दो, अब करो सेविंग्स बढ़ाओ सब। ठीक है, दैट टू वॉज डिफिकल्ट एज द टोटल कैपिटल स्टॉक इन द कंट्री वॉज रेदर लो। यहाँ पे लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था क्योंकि जो कैपिटल स्टॉक था कंट्री का वो बहुत ज़्यादा कम था कंपेयर टू द जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पीपल ज़्यादा थे और यहाँ पे जो कैपिटल है वो बहुत कम था। नेवरदलेस जो पीपल की सेविंग थी अगर हम बात करें डिड राइज इन द फर्स्ट फेज ऑफ द प्लान प्रोसेस, ये अंटिल द एंड ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान, और इस तरीके से इनकी सेविंग्स भी कहीं ना कहीं तक इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाई थर्ड 5 ईयर प्लान तक। बट राइज जो था वॉज नॉट एज स्पेक्टिकुलर एज वॉज एक्सपेक्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट प्लान। ठीक है, लेटर अर्ली 1960 से 70s तक जो प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग थी कंट्री में एक्चुअली ड्रॉप होती जाती है फिर कंसिस्टेंटली। तो क्लियर हुआ। नेवरदलेस यहाँ से हमने जो बात की कि पीपल की जो सेविंग थी डिड राइज, कुछ मतलब इतना नहीं हुआ बट राइज जितना होना चाहिए था फर्स्ट फेज ऑफ द प्लान प्रोसेस में थर्ड 5 ईयर प्लान तक, बट एक स्पेक्टिकुलर जो एक्सपेक्ट किया था बिगनिंग में फर्स्ट प्लान में लेटर 1960 से 70 तक अब ये ड्रॉप होते गया एक्चुअली कंसिस्टेंटली। ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो स्ट्रेस्ड करता है ऑन हैवी इंडस्ट्रीज पे, सबसे ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया
और इसे ड्राफ्ट किया था, एक टीम थी यहाँ पे इकोनॉमिस्ट और प्लानर्स की अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महालनोबिस। आपने सुना होगा पीसी महालनोबिस मॉडल भी है, ये हम पढ़ते रहते हैं। अगर फर्स्ट प्लान जो है वो अपने मतलब प्रीस्ट करेगा पेशेंस तक, तो जो सेकंड होगा वांटेड टू ब्रिंग अबाउट क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे ज़रूरी होगा। साइमल्टेनियसली अगर हम चेंजेस लेके आ सकें सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। इस प्लान से मतलब बिफोर दिस प्लान वाज फाइनलाइज्ड, जब ये प्लान फाइनलाइज्ड होना था उससे पहले कांग्रेस पार्टी अपने सेशन में क्या करती है, जो सेशन हुआ था अवादी नियर द देन मद्रास सिटी, पास्ड एन इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिजोल्यूशन पास करते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं क्या, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज इट्स गोल। और ये रिफ्लेक्ट करता है कहीं ना कहीं तक से सेकेंड प्लान को। अब अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट है वो इम्पोज करती है सब्सटेंशियल टैरिफ्स इंपोर्ट्स पर, ताकि प्रोटेक्ट कर सके हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, कि जो आप इंपोर्ट्स करा रहे हैं चीज़ों को बाहर से तरीके से लेके आ रहे हैं, तो इस पर टैरिफ्स लगाती हैं ताकि जो हमारे यहाँ की कंट्रीज़ हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, वो प्रोटेक्ट हो सके। और ऐसे चीज़ें, सच प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट हेल्प्ड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज टू ग्रो। और इस तरीके से ये प्रोटेक्ट करेगी क्या, मतलब एक तरीके से पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ग्रो हो पाएंगी। जैसे कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो रही थी इस पीरियड में, तो बहुत सी इंडस्ट्रीज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, स्टील, मशीनरीज, कम्युनिकेशन, ये पब्लिक सेक्टर में डेवलप होती रही। Indeed, such a push for industrialization marked a turning point in India's development. It, however, had its problem as well. India technologically backward था, so it had to spend foreign exchange और precious foreign exchange पे इसे spend करना पड़ता था ताकि टेक्नोलॉजी को हम खरीद सकें ग्लोबल मार्केट से। That apart, as industry attached more इन्वेस्टमेंट देन एग्रीकल्चर, मतलब अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्री थी वो ज़्यादा अट्रैक्टेड थी कहाँ पे, इन्वेस्टमेंट देन एग्रीकल्चर। तो जो पॉसिबिलिटी थी वो किस चीज़ की थी, फूड शॉर्टेज की लूम्ड लार्ज। इंडियन प्लानर्स ने ये देखा कि बैलेंसिंग इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इज़ रियली डिफ़िकल्ट, कि इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को बैलेंस करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। और जो थर्ड प्लान था वॉज नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दी सेकेंड, और कहीं ना कहीं तक थर्ड प्लान सेकेंड प्लान से इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। क्रिटिक्स यहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं कि जो प्लान स्ट्रेटजीज हैं इस टाइम की अराउंड डिस्प्लेड एन अनमिस्टेकेबल अर्बन बायस। Others thought that industry was wrongly given priority over agriculture. कुछ का मानना यहाँ पे ये भी था कि जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें प्रायोरिटी दी गई है ओवर एग्रीकल्चर, ये कहीं ना कहीं तक गलत है। और industry was wrongly given priority over agriculture. There were also those who wanted focus on agriculture related industries rather than heavy ones. और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये चाहते थे कि एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस हो rather than heavy ones. अब हम यहाँ पे देखें, अगर पीसी महालनोबिस को 1893 टू 1972 साइंटिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट, फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये फाउंडर थे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के 1931 में। और सेकंड प्लान के आर्किटेक्ट थे ये पीसी महालनोबिस जी हैं, आर्किटेक्ट ऑफ द सेकंड प्लान। सपोर्टर ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सपोर्टर थे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के, और एक्टिव रोल था इनका पब्लिक सेक्टर का, एंड एक्टिव रोल ऑफ दी सपोर्ट पब्लिक सेक्टर, मतलब जिस तरीके से ये सपोर्ट कर रहे थे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को, उसी की तरीके से जो एक्टिव रोल है पब्लिक सेक्टर का, उसके भी कहीं ना कहीं तक ये सपोर्टर थे। अब की कंट्रोवर्सीज अगर हम देखें तो जो स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट थी फॉलोड इन द ईयर्स, इसने रेज्ड किए सेवरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इनमें से जो दो डिस्प्यूट्स हैं वो हम एग्जामिन करेंगे दैट कंटिन्यू टू बी रिलेवेंट। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। हमने
सबसे पहले जो ये एक बिग क्वेश्चन था बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये तो देखा, विच वन शुड अट्रैक्ट मोर पब्लिक रिसोर्सेज इन अ बैकवर्ड इकोनॉमी लाइक दैट ऑफ इंडिया, जिसमें ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे पब्लिक रिसोर्सेज में इन अ बैकवर्ड इकोनॉमी लाइक दैट ऑफ इंडिया। Many thought that the second plan lacked an agrarian strategy for development. बहुत से लोगों का सोच विचार ऐसी थी कि जो सेकंड प्लान है ये कहीं ना कहीं तक एग्रेरियन स्ट्रेटेजी को नहीं रख पाया है फॉर डेवलपमेंट में, और एम्फेसाइज किया है इंडस्ट्री में, जिस तरीके से एम्फेसाइज हुआ इंडस्ट्री पे, इस वजह से एग्रीकल्चर और रूरल इंडिया ने सबसे ज़्यादा सफ़र किया है। गांधीयन इकोनॉमिस्ट लाइक जेसी कुमारप्पा थे यहाँ पे, इन्होंने प्रपोज्ड किया था एक अल्टरनेटिव ब्लूप्रिंट जो एक साथ एम्फेसाइज कर सकता है ग्रेटर ऑन रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब चौधरी चरण सिंह जी हैं यहाँ पे, ये कांग्रेस लीडर थे जो बाद में ब्रोक होते हैं पार्टी से टू फॉर्म भारतीय लोकदल, ये बनाते हैं। फोर्सफुली आर्टिकुलेटेड द केस फॉर कीपिंग एग्रीकल्चर एट द प्लानिंग फॉर इंडिया, एट द सेंटर ऑफ प्लानिंग फॉर इंडिया। इनका कहना ये था कि जो प्लानिंग है वो कैसा लीड हो रही है, लीडिंग टू क्रिएशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेक्शन एट द एक्सपेंस ऑफ द फार्मर्स एंड रूरल पॉपुलेशन। मेनली ये कह रहे थे कि जिस तरीके से आप प्रॉस्पेरिटी लाना चाह रहे हैं अर्बन और इंडस्ट्रियल सेक्शन में, तो इसकी कीमत किसे चुकानी पड़ रही है, एक तरीके से ये ऐसे समझे तो फार्मर्स और रूरल पॉपुलेशन को। बाकी लोगों का मानना ये था कि ड्रास्टिक इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बिना साइकिल ऑफ देयर कुड बी नो एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ये आर्ग्यू करते हैं कि इंडियन प्लानिंग में एग्रेरियन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि बूस्ट कर सकें प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स को। स्टेट काफ़ी ऐसे लॉ बनाता है लैंड रिफॉर्म्स के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द पुअर इन द विलेजेस। यहाँ पे प्रपोज किया गया प्रोग्राम्स ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट और काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्पेंड किया गया ऑन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। फेलियर यहाँ पे ये नहीं था, द फेलियर वॉज नॉट दैट ऑफ पॉलिसी बट इट्स नॉन इम्प्लीमेंटेशन। मतलब आपने पॉलिसी तो बना दी, बहुत बढ़िया पॉलिसी बनाई, बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए, ठीक है, बिकॉज द लैंड डाउनिंग क्लासेस हैड लॉट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल पावर। उसके बाद अगर हम बात करें, बिसाइड्स ये यहाँ पे ये भी आर्ग्यू करते हैं कि अगर गवर्नमेंट मोर मनी स्पेंड करती एग्रीकल्चर पे या करेगी तो इस वजह से इट वुड नॉट हैव सॉल्व द मैसिव प्रॉब्लम ऑफ रूरल पॉवर्टी। अब जेसी कुमारप्पा जी पे आइए, ये रहे हैं 1892 से 1960 तक की, इनकी हम बात करेंगे। इनका ओरिजिनल नेम था जेसी कॉर्नेलियस, इकोनॉमिस्ट और चार्टेड अकाउंटेंट थे ये। इंग्लैंड और यूएसए में इन्होंने स्टडी की, फॉलोअर थे महात्मा गांधी के, और इन्होंने ट्राई किया गांधीयन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी में, ठीक है। ये ऑथर रहे हैं इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के और पार्टिसिपेट किया इन्होंने प्लानिंग प्रोसेस में एज अ मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर्स पर हम आते हैं। इंडिया डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द टू नोन पाथ्स टू डेवलपमेंट। इंडिया ने ये जो दो नोन पाथ्स थे डेवलपमेंट के, इसे एक तरीके से फॉलो नहीं किया। ना इसने कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एक्सेप्ट किया जिसमें डेवलपमेंट एंटायरली प्राइवेट सेक्टर को दिया गया, ना ही सोशलिस्ट मॉडल एक्सेप्ट किया जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी एबॉलिश की जाती है और जितना भी प्रोडक्शन है वो स्टेट कंट्रोल करेगा। दोनों ही चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। इन दोनों के जो एलिमेंट्स थे वो लिए गए और मिक्स किए गए इंडिया में, और इसलिए कहा जाता है इंडिया को मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट दोनों के एलिमेंट्स को हमने एक्सेप्ट किया। मच ऑफ द एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इंडस्ट्री लेफ्ट इन द प्राइवेट हैंड्स। बहुत ज़्यादा जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ट्रेड और इंडस्ट्री था, एग्रीकल्चर ट्रेड और इंडस्ट्री, ये प्राइवेट हैंड्स में दिया गया और स्टेट ने कंट्रोल किया की हैवी इंडस्ट्रीज, प्रोवाइडेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड रेगुलेट किया और कुछ क्रूशियल इंटरवेंशंस बनाए। कहाँ पे? इन एग्रीकल्चर। जो मिक्स्ड मॉडल था इस तरीके का, वो इसके भी क्रिटिसिज्म होने लगे दोनों साइड से, लेफ्ट एंड राइट से। क्रिटिक्स आर्ग्यू करने लगे कि प्लानर्स ने
रिफ्यूज किया है प्राइवेट सेक्टर को इनफ स्पेस प्रोवाइड करना एंड स्टिमुलस टू ग्रो। और जो एनलार्ज्ड पब्लिक सेक्टर है ये प्रोड्यूस्ड पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट जो कि क्रिएट करेगा हर्डल्स फॉर प्राइवेट कैपिटल के लिए, स्पेशली जिस तरीके से सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस आपने इंस्टॉल किए हैं और इन्वेस्टमेंट के परमिट्स। ठीक है, मोरओवर यहाँ पे स्टेट पॉलिसी जो थी टू रिस्ट्रिक्ट इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स को रिस्ट्रिक्ट करती थी, दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट विथ लिटिल और नो competition left the private sector with no incentive to improve their products and make them cheaper। मतलब यहाँ पे देखो, ऐसे समझो जिस तरीके से इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया, ऐसे गुड्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया जो कि डोमेस्टिक मार्केट में प्रोड्यूस किए जा सकते थे विथ लिटिल, या फिर कोई भी कंपटीशन था ही नहीं एक तरीके से जिनका। इस वजह से क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर विथ नो इंसेंटिव, और जिसकी तरीके से ये इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं प्रोडक्ट्स को, या फिर एक तरीके से ऐसे समझो एंड मेक देम नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट्स एंड मेक देम चीपर। जो स्टेट था उसने इतना ज़्यादा कंट्रोल कर दिया था, इतनी ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल किया जो नेसेसरी नहीं थी उनको भी, और इस वजह से इनएफिशिएंसी और करप्शन होने लगा। फिर यहाँ पे कुछ क्रिटिक्स ये भी थे जो ऐसा मानते थे कि स्टेट ने कुछ ज़्यादा इनफ किया नहीं है। यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे थे कि स्टेट ने सिग्निफिकेंट अमाउंट स्पेंड नहीं किया है एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए। स्टेट ने इंटरवीन किया सिर्फ उन एरियाज में जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर प्रिपेयर नहीं था जाने के लिए। दस स्टेट ने हेल्प किया प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट बनाने के लिए, टू मेक प्रॉफिट, और पुअर को हेल्प करने की जगह स्टेट इंटरवेंशन एंडेड अप क्रिएटिंग अ न्यू मिडिल क्लास जो इंजॉय करते थे प्रिविलेजेस ऑफ हाई सैलरीज विदाउट मच अकाउंटेबिलिटी। ठीक, और पॉवर्टी डिक्लाइन नहीं हुई सब्सटेंशियली इस पीरियड में, इवन जब प्रोपोर्शन ऑफ द पुअर रिड्यूस्ड हुआ, लेकिन उनके नंबर क्या होते गए, आगे बढ़ते गए। ऐसे समझो कि जो पॉवर्टी थी वो इंक्रीज कहीं ना कहीं तक बहुत ज़्यादा होती गई। मेजर आउटकम्स क्या होते हैं, तो इन ऐसे थ्री ऑब्जेक्टिव्स जो आइडेंटिफाइड किए गए इंडिपेंडेंट इंडिया में, वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है, और जो थर्ड ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है रियलाइज़ करने के लिए। फिर अगर हम देखें तो लैंड रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स इफेक्टिवली कंट्री मतलब पूरे पार्ट में नहीं हो पाया था, सारे ही पार्ट्स में इफेक्टिवली लैंड रिफॉर्म्स हम देख नहीं पाए हैं। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऐसी थी जहां पे अच्छे से लैंड रिफॉर्म्स नहीं हो पाया, ऐसे समझ सकते हैं। पॉलिटिकल पावर अभी भी किसके हैंड में थी, लैंड डाउनिंग क्लासेस की। और अगर हम वही बिग इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे इन्हें बेनिफिट मिलता रहा, और वहीं अगर हमने पॉवर्टी को देखा तो पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हो पाती है। ठीक है, जो अर्ली इनिशिएटिव्स रहे हैं प्लान डेवलपमेंट के लिए ये बेस्ट थे, क्या रियलाइज कराने के लिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्या गोल्स होंगे एज वेल एज वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन्स। ठीक है, अब जो इनेबिलिटी थी सिग्निफिकेंट स्टेप्स लेने की इन द डायरेक्शन डिजायर्ड डायरेक्शन में, वो क्या हो जाती है, पॉलिटिकल पावर बन जाती है। और जो अनइक्वल डेवलपमेंट के थ्रू बेनिफिट हो रहे थे वो सबसे जल्दी क्या बन जाते हैं, पॉलिटिकली पावरफुल बन जाते हैं, और फिर और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है डिज़ायर्ड डायरेक्शन में वर्क करने के लिए। अब अगर हम इसके फाउंडेशंस की बात करें तो जो असेसमेंट किया गया आउटकम्स का इन ये जो अर्ली फेज के प्लान डेवलपमेंट थे, जब इनका असेसमेंट किया गया इनके आउटकम्स का, तो कहाँ से स्टार्ट किया जाना चाहिए, तो एक्नोलॉजिंग द फैक्ट दैट इन दिस पीरियड, इस पीरियड में जो इंडियाज़ फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ का फाउंडेशन था वो एक तरीके से स्टार्ट किया गया था। कुछ लार्जेस्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इंडियाज़ हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस टाइम पे ही हुए हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसमें मेगा डैम्स जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, भाखरा नांगल डैम है, हीराकुड है फॉर इरिगेशन एंड पावर जनरेशन। सम ऑफ दी हैवी इंडस्ट्रीज, कुछ हैवी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में जैसे कि स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, डिफेंस प्रोडक्शन, ये सब स्टार्ट हुए इस टाइम में। और इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के लिए सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड होता गया। ऑफ लेट
कुछ जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म में आते हैं, और yet much of the later economic growth including that by the private sector may not have been possible in the absence of these foundations। ठीक है, मतलब कि फिर बात हम ये कर रहे हैं कि बहुत से जो बात के इकोनॉमिक ग्रोथ रही हैं जो कि हम इंक्लूड करें प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, तो वो भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाती इन फाउंडेशंस के एब्सेंस में। अब हम आते हैं लैंड रिफॉर्म्स पे। तो फाउंडेशन समझ में आए कि हमने हैवी इंडस्ट्रीज की बात यहाँ पे मतलब एक तरीके से स्टार्ट की, इंडस्ट्रियलिस्ट ने कैसे वर्क किया, ये सारी चीज़ें हमने फाउंडेशंस में देखा। वहीं अगर हम लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो एग्रेरियन सेक्टर में ये पीरियड ने एक सीरियस अटेम्प्ट विटनेस किया है लैंड रिफॉर्म्स से रिलेटेड। परहैप्स जो मोस्ट सिग्निफिकेंट और सक्सेसफुल इनमें से थे वो था एबॉलिशन ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ जमींदारी। ये मेन था लैंड रिफॉर्म्स में। ये जो बोल्ड एक्ट था ये नॉट ओनली रिलीज्ड लैंड फ्रॉम द क्लचेस ऑफ अ क्लास दैट हैड लिटिल इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर, मतलब यहाँ पे सिर्फ जो ऐसी क्लास जिसे एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, उनसे ही एक तरीके से लैंड नहीं ली गई है। not only released land from the clutches of a class that had little interest in agriculture, यहाँ पे इसने कैपेसिटी भी रिड्यूस कर दी लैंडलॉर्ड्स की टू डोमिनेट पॉलिटिक्स। जो अटेम्प्ट्स थे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड ब्रिंगिंग स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड टुगेदर इन वन प्लेस सो दैट द farm site could viable for agriculture were also fairly successful, but the other two components of land reforms were much less successful। अगर हम बात करें जो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड एक तरीके से जिसके थ्रू क्या किया था, स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड को एक साथ एक जगह पे लेके आए ताकि फार्म साइज वाइबल हो सके एग्रीकल्चर के लिए, ये सक्सेसफुल रहा। बट जो अदर टू कंपोनेंट्स थे लैंड रिफॉर्म्स के वो बहुत ज़्यादा लेस सक्सेसफुल थे। लॉ बनाए गए थे अपर लिमिट के लिए या फिर और सीलिंग टू हाउ मच एग्रीकल्चरल लैंड वन पर्सन कुड ओन, मतलब एक व्यक्ति कितनी एग्रीकल्चरल लैंड ओन कर सकता है, इससे रिलेटेड लॉ बनाए गए। और जिन पीपल के पास, जिन लोगों के पास ज़्यादा लैंड थी, उन्होंने क्या मैनेज किया टू एवेड द लॉ। सिमिलरली जो टेनेंट्स जो वर्क करते थे ऑन समवन एल्स लैंड वर गिवन ग्रेटर लीगल सिक्योरिटी अगेंस्ट इविक्शन। अब कोई व्यक्ति है जो दूसरे की लैंड पे वर्क कर रहा है अपने एग्रीकल्चर का, हो सकता है कि उसकी ज़मीन कभी भी जो ओनर है वो ले सकता है, लैंडलॉर्ड ले सकता है, तो उनके लिए भी सिक्योरिटी, लीगल सिक्योरिटी लेके आए अगेंस्ट इविक्शन के। बट ये प्रोविजन रेयरली इम्प्लीमेंट हो पाया। यहाँ पे इजी था नहीं इन वेल मीनिंग पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना ऑन एग्रीकल्चर जेन्युइन और इफेक्टिव एक्शन के साथ, क्योंकि ऑब्वियस है जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो ज़मींदार हैं, कहीं ना कहीं अगेंस्ट में आएंगे ही पॉलिसी के। तो ये इतना ज़्यादा इजी नहीं था। ये तभी हो सकता था अगर रूरल लैंडलेस पुअर को मोबिलाइज्ड कर दिया जाए। बट जो लैंड ओनर्स थे वो बहुत पावरफुल थे और उन्होंने क्या किया, हमेशा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लेते गए। देयरफॉर बहुत से जो प्रपोजल्स रहे हैं लैंड रिफॉर्म्स के वो या तो ट्रांसलेट ही नहीं हो पाए हैं लॉज में, और जब इन्हें लॉ बना दिया गया तो वो सिर्फ पेपर पे ही रहे। एक्चुअल में जो लॉ कुछ बन भी गए और कुछ बन ही नहीं पाए, तो जो बन भी गए हैं वो सिर्फ पेपर पे ही थे। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी पार्ट है एक्चुअल इज पार्ट ऑफ द एक्चुअल पॉलिटिकल सिचुएशन इन द सोसाइटी। यहाँ पे हमें इससे ये भी समझ में आ रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लॉ अच्छे से बन तो गया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी है एक्चुअल में पॉलिटिकल पॉलिसी का ही पार्ट है कहीं ना कहीं तक। ठीक है, यहाँ पे ये भी शो करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ गुड विशेस ऑफ सम टॉप लीडर्स, जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स थे वो हमेशा क्या करते हैं, इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं पॉलिसी मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब हम आते हैं द ग्रीन रिवॉल्यूशन पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फूड क्राइसिस जिस टाइम पे प्रिवेल हो रही थी तो कंट्री क्लियरली वल्नरेबल किस चीज़ के लिए, टू एक्सटर्नल प्रेशर्स एंड डिपेंडेंट ऑन फूड एड मेनली फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। इन पे हम ज़्यादातर डिपेंडेंट थे एक तरीके से। अगर हम देखें द यूनाइटेड स्टेट्स इन टर्न पुश्ड इंडिया टू चेंज इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी। और यूनाइटेड इंडिया क्या कर रही थी,
क्या कर रही थी यहाँ पे, एक तरीके से ऐसे समझे कि यूएस इन टर्न क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए, प्रेशराइज एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। गवर्नमेंट ने न्यू स्ट्रेटजी अडॉप्ट की एग्रीकल्चर के लिए ताकि फूड सफिशिएंसी इंश्योर कर सकें। इंस्टेड ऑफ अर्लियर पॉलिसी जो कि थी गिविंग मोर सपोर्ट टू द एरियाज एंड फार्मर्स दैट वर लैगिंग बिहाइंड, अब ये डिसाइड किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज उन एरियाज में रखे जाए या डाले जाएं जो ऑलरेडी, जहाँ पे ऑलरेडी इरिगेशन है और उन फार्मर्स को जो ऑलरेडी वेल ऑफ हैं। आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ये था कि जो ऑलरेडी कैपेसिटी है जिसके पास, ये हेल्प कर पाएंगे प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने में रैपिडली इन द शॉर्ट रन, ठीक है। दस गवर्नमेंट ने क्या ऑफर किया, हम जो HYV सीड्स की बात करते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, ये देखो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और बेटर इरिगेशन, ये सारी चीज़ें ऑफर की गवर्नमेंट ने हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पर, एट हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइसेस। गवर्नमेंट ने यहाँ पे गारंटी भी दी कि अगर जो बाय कर रहे हैं, है ना, सीड्स को, टू बाय द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स एट अ गिवन प्राइस, दिस वाज द बिगनिंग ऑफ व्हाट वाज कॉल्ड दी, और यही बिगनिंग थी जिसे क्या कहा गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। कुछ रीजन्स की अगर हम बात करें जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस बने वाइल अदर्स बैकवर्ड ही रहे। ग्रीन रिवॉल्यूशन में टू अदर इफेक्ट्स भी रहे हैं। एक था, बहुत से पार्ट्स में क्या देखा गया, द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पुअर पीजेंट्री एंड द लैंडलॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड कंडीशंस फेवरेबल फॉर लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑर्गेनाइज द पुअर पीजेंट्स। सेकेंडली अगर हम देखें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑल्सो रिजल्टेड इन द राइज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द मिडिल पीजेंट सेक्शंस का भी यहाँ पे राइज हुआ। ये फार्मर्स मीडियम साइज होल्डिंग्स के साथ हु बेनिफिटेड फ्रॉम द चेंजेस एंड सून इमर्ज्ड पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेटर डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो डेवलपमेंट की स्टोरी है इंडिया में, ये एक सिग्निफिकेंट टर्न लेती है कब, एंड ऑफ 1960s में। हम चैप्टर अगर ओल्ड सिलेबस के एडिशन के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर नंबर 5 में हम देखेंगे कि कैसे नेहरू जी की डेथ के बाद कांग्रेस सिस्टम एनकाउंटर्ड करता है डिफ़िकल्टीज़ को। इंदिरा गांधी पॉपुलर लीडर की तरह इमर्ज होती हैं और ये डिसाइड करती हैं कि फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे रोल ऑफ द स्टेट कंट्रोल और डायरेक्ट करने में इकोनॉमी को, ठीक है। अगर हम 1967 के पीरियड से बात करें तो यहाँ पे बहुत से न्यू रिस्ट्रिक्शंस देखे गए, विटनेस किए गए प्राइवेट इंडस्ट्री पे, ठीक है। 14 प्राइवेट बैंक्स को क्या किया गया, नेशनलाइज्ड किया गया, और इसी के साथ गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रो पुअर प्रोग्राम्स को अनाउंस्ड किया। ये चेंजेस एकम्पेंड कहाँ से हुए हैं, आइडियोलॉजिकल टिल्ट टुवर्ड्स सोशलिस्ट पॉलिसीज़ को देखते हुए। और ये जो एम्फेसिस हैं ये जनरेट क्या करते हैं, हीटेड डिबेट्स विद इन द कंट्री, काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स चलने लगते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में एंड ऑल्सो अमंग सम एक्सपर्ट्स। हाउएवर जो कंसेंसस था वो किस पे था, स्टेट लेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, वो लास्ट फॉरएवर तक, मतलब कि ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाया। प्लानिंग कंटिन्यू हुई बट इसके जो सिग्निफिकेंस थे एक तरीके से वो कहीं ना कहीं तक रिड्यूस हुए। 1950 और 1980 के बीच में इंडियन इकोनॉमी ग्रो करती है स्लजिश पर एनम ऑफ रेट ऑफ 3 to 3.5%। और जिस तरीके से प्रिवेलिंग इनएफिशिएंसी और करप्शन देख रहे थे कुछ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, और कुछ पॉजिटिव रोल था नहीं ब्यूरोक्रेसी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो जो पब्लिक ओपिनियन था इन द कंट्री वो क्या कर देता है, वो फेथ लॉस्ट कर देता है। It initially placed in many of these institutions. So the public opinion in the country to lost the faith, it initially placed in many of these institutions. तो पहले जो public opinion एक तरीके से faith रख रहे थे institutions में, अब वो कहीं ना कहीं तक faith खो देते हैं। और इस तरीके का जो lack of public
फेथ होता है, जो पॉलिसी मेकर्स थे उनको भी क्या यहाँ से होता है, टू रिड्यूस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टेट इन इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम द 1980s ऑनवर्ड्स। ऐसे समझो, सच लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ लेड द पॉलिसी मेकर्स टू रिड्यूस द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेट इन इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम द 1980s ऑनवर्ड्स। 1980s से फिर अगर हम बात करें तो जैसे ही पब्लिक फेथ की कमी होती है और इस वजह से पॉलिसी मेकर क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं स्टेट का इम्पोर्टेंस इंडियाज़ इकोनॉमी में 1980 से फिर जब तक चलता रहा। ठीक है, हम इसमें एंड ऑफ दिस बुक में कुछ स्टोरी देखेंगे जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें समझेंगे। वी शैल लुक एट दैट पार्ट ऑफ द स्टोरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बुक। क्लियर हुआ? और इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो भी था आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, तो क्या था, क्या पढ़ा, सब कुछ क्लियर हुआ, डाउट क्लियर हुए, और इसी के साथ एक और चैप्टर का आपका 1 शॉट रिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कुछ डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए है, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। और इससे ज़्यादा वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। और आई होप आज का सेशन जो भी रहा है आपको सबसे अच्छे से समझ आया होगा और डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, डाउट्स क्लियर हुए हैं और इसके साथ ही आगे के सेशंस भी आप फॉलो करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए स्टेप अप अकेडमी से। और इसी के साथ आप हमारे चैनल स्टेप अप अकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।